हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके प्रिय यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कॉची सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम एक नया टॉपिक लेकर आए हुए हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि कॉची सीक्वेंस क्या होता है। इसके बारे में हम इसका डिफिनीशन देखेंगे, इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने नोटबुक पर। मेरा नाम है ऋषभ सिंह, आइए चलिए कुछ पढ़ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कॉची सीक्वेंस को समझते हैं कि कॉची सीक्वेंस होता क्या है। तो पहले इसके डिफिनीशन को देखेंगे, फिर हम इसके बारे में समझेंगे कि कॉची सीक्वेंस जो है इसका डिफिनीशन वास्तव में कहता क्या है। क्योंकि डिफिनीशन तो सब पढ़ते हैं, बुक्स में भी दिया है, लेकिन उसका असली मीनिंग क्या है इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो देखिए, पहले तो एक बात समझ लीजिए, कॉची सीक्वेंस जो है, चलिए पहले इसका डिफिनीशन लिखते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि क्या है। देखिए, कॉची सीक्वेंस का डिफिनीशन ठीक है। इसका डिफिनीशन बहुत ही आसान है, रटने में अगर रटना चाहेंगे तो बहुत ही आसान है, रट सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। तो चलिए इसका पहले हम डिफिनीशन देखते हैं क्या कहता है। देखिए, कहता है कि ए सीक्वेंस इफ ए सीक्वेंस इज said to be a Cauchy sequence, कॉची कहें, कॉशी कहें, सभी बात एक ही है, अलग अलग नामों से भी कहते हैं। एक कॉची सीक्वेंस इफ फॉर एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर, ऐसा करते हैं, एक पॉजिटिव नंबर n, चलती है n0 हम मान लेते हैं, जो कि एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है, ठीक है। सच दैट, कुछ ऐसे हो, यहां लिख लेते हैं पॉजिटिव नंबर सच दैट कुछ इस प्रकार की मॉड an minus am is less than epsilon for all n comma m is greater than n0, ठीक है। यही कहता है कॉची सीक्वेंस। कॉची सीक्वेंस का बस इतना ही डिफिनीशन है। कहता है कि एक सीक्वेंस हो, यह एक सीक्वेंस है, ठीक है। एक सीक्वेंस हो तो उस सीक्वेंस को हम कॉची सीक्वेंस तब कहेंगे जब एक एप्सिलॉन हो जो कि ग्रेटर देन 0 हो, तब वहां एक ऐसा पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करना लग जाए जिससे कि मॉड हम ले an माइनस am इज लेस देन एप्सिलॉन। अब am और an क्या होता है इसके बारे में भी जानना जरूरी है। देखिए ध्यान से, अभी तक हम क्या करते थे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस आप देखे होंगे जब वीडियो हमारा, तो उसमें हम बोले थे उसमें हम बोले थे कि कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट तभी होगा जब उसके पास एक पॉइंट हो, यानी कि एक लिमिट हो, तो उस सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। जैसे कि हमने बोला था कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस में कि एक सीक्वेंस है an, तो इसके पास एक लिमिट हो। जब उसके पास एक लिमिट होगा तो इस सीक्वेंस an को हम कहते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस, और इस पॉइंट को हम कहते हैं लिमिट, इस कन्वर्जेंट सीक्वेंस यानी कि an का, ठीक है। ये तो हमने बोला था। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसमें लिमिट नहीं पता है, जिसमें हमारे पास लिमिट नहीं पता हो। ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस मिलते हैं जिसमें लिमिट ना पता हो, तो ऐसे समय में हम उस सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कह सकते हैं या नहीं कह सकते, इसी के बारे में ही कॉची सीक्वेंस आ गया। कॉची सीक्वेंस कहता है कि भाई अगर किसी हमारे पास कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ है तो उसका अगर लिमिट ना भी पता हो तो हमें अप्लाई कर दीजिए और हम उसका बता सकते हैं कि वह सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो इसी के बेस पे आ गया कॉची सीक्वेंस, और कॉची सीक्वेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉची सीक्वेंस का
सीक्वेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे कॉची क्रिएशन भी कहते हैं, कॉची क्रिएशन, ठीक है, या फिर और भी नामों से भी बुला सकते हैं इसे, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉची क्राइटीशन भी कहते हैं, क्राइटीरियन भी कहते हैं। देखिए इसे इस नाम से भी कहते हैं, एक और भी कहते हैं कॉची, CAUCHY, कॉची कंडीशन, इसे भी हम इस नाम से भी बुलाते हैं। इसमें फिर से रिपीट कर लेते हैं हम। देखिए अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है तो उसका लिमिट अगर पता है तब तो हम बता देंगे कि वह कन्वर्जेंट है। लेकिन अगर किसी भी सीक्वेंस के पास लिमिट नहीं पता हो कि उसका लिमिट क्या है, तो ऐसे समय में हमारे पास आता है कॉची सीक्वेंस कि हमें अप्लाई कर दो और हम उस सीक्वेंस का बता सकते हैं कि कन्वर्जेंट है या नहीं है। अब देखिए ध्यान से समझिए, कॉची सीक्वेंस में देखिए ध्यान सुनिएगा, इतना आसान शब्दों में कोई बताने वाला नहीं, हम पहले ही बोल दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आसानी से आप सब समझ भी जाएंगे। देखिए कॉची सीक्वेंस में यहां AN क्या है और AM क्या है, इसे भी समझने की कोशिश कीजिए। अभी तक हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस में यह बोले थे, देखिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इसलिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस आप देख लीजिए, क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस से ही कॉची सीक्वेंस रिलेटेड होता है, या फिर ऐसे कहें कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस से ही रिलेटेड होता है। इसलिए तो दो थ्योरम्स होते हैं, एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। ये दोनों भी तरह के थ्योरम होते हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इन दोनों थ्योरम्स पे हम आगे बात करेंगे। तो उन्हें अभी फिलहाल छोड़ दीजिए, यहां पर आइए हम इसको समझते हैं। देखिए कॉची सीक्वेंस में, देखिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस में हमने क्या बोला था कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस में ये फिलहाल तो नहीं हम बताए थे कि ऐसे बनाना पड़ता है, लेकिन चलिए यहां पर हम समझा रहे हैं। देखिए हमारे पास क्या बोले थे कि AN माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, वहां पर भी यही कन्वर्जेंट सीक्वेंस आप देखे होंगे तो यहां समझे होंगे। तो देखिए वहां पर क्या होता है, A1 हम ले लिए, A2 ले लिए, A3 ले लिए, ऐसे डॉट 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 करके यहां पर AN आएगा, AN। तो ऐसे ही एक पॉइंट हमें मिल जाए जिसे हम यल कहें, और इस AN माइनस L का डिटर्मिनेंट मॉड्यूलस वैल्यू, AN माइनस L का मॉड्यूलस वैल्यू ले लें जो कि लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। और जहां एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, 0 से थोड़ी सी बड़ी होती है, 0 से थोड़ी सी बड़ी होती है, यानी कि 0 के लगभग बराबर ही, बस समझ लीजिए कि बस पहुंचने वाली ही होती है एप्सिलॉन की वैल्यू। तो इसीलिए इसको हम ऐसे सपोज करते हैं 0.0001 ऐसे कुछ सपोज करते हैं, जितना छोटा वैल्यू सपोज कर सकते हैं उतना सपोज करते हैं। तो ऐसे समय में हमने क्या देखा कि AN जो होता है और L क्या होता है, ऐसे कुछ होता है कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है AN तो उसके टर्म A1 ऐसे होंगे, A2 ऐसे होंगे, एक लाइन पर अगर रिप्रेजेंट करें तो ऐसे समझने के लिए बस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A1 A2 A3 डॉट 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 AN। अब इसके पास ऐसे जब हम आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना एक पॉइंट तो मिलेगा ही ना, जिस पॉइंट पर हम L कहेंगे कि यह पॉइंट इस सीक्वेंस का लिमिट है, अगर उसके पास होगा तब, ठीक है। तो ऐसे समय में इस सीक्वेंस को तो हम बोल दिए कि ऐसे समय में हम इस सीक्वेंस को तो बोल दिए कि यह सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। लेकिन अगर हमारे पास L कहीं नहीं मिल रहा है, ऐसे बढ़ते गए और हमें L कहीं नहीं मिल रहा है, तो ऐसे समय में हम क्या करेंगे, तो ऐसे समय में ही कॉची सीक्वेंस का रोल आता है। तो अब इसको भी ध्यान सुनिए, कॉची सीक्वेंस बोलता है कि A1 है, A2 है, A3 है एंड डॉट 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 करते हैं AN है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए इसके पास अगर L मान लो नहीं है, अगर L होता तब भी बात होती, नहीं है तब भी इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, दोनों समय में ही। तो ऐसे समय में कहता है कि AN के पास ऐसे कहीं तो एक पॉइंट ऐसा होगा ही, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं AN के बाद जो भी एक पॉइंट हम ले लें, जो भी चाहे कोई भी पॉइंट हम ले लें ऐसे,
कि कहीं तो एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हम ले लेंगे एन के बाद, तो उससे हम उस एन से माइनस करेंगे उस एम को, और उसकी वैल्यू यहां पर मान लेते हैं हम, यह जो है यह mth पॉइंट है और यह nth पॉइंट है, तो am है, ठीक है। तो an माइनस am करेंगे और इसका मॉडुलस वैल्यू लेंगे तो वह भी लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। तो इसी तरह के सब्ट्रैक्शन के मॉडुलस वैल्यू के एप्सिलॉन से छोटे होने की वजह से ही हम इस सीक्वेंस को कह सकते हैं कि यह एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और ऐसे समय में ही हम कॉची सीक्वेंस को अप्लाई करेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो इसी को हम कहते हैं कॉची सीक्वेंस का डिफिनीशन अच्छे से समझ गए। हम सब कुछ कॉची सीक्वेंस में इतना आसान, बहुत ही आसान शब्दों में जितना हो सकता था उतने आसान शब्दों में समझा दिए। ध्यान से सुन लीजिए फिर से। कॉची सीक्वेंस तब आता है जब हमारे पास किसी भी सीक्वेंस का लिमिट ना पता हो, और लिमिट पता हो तब भी उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर पता है नहीं पता है तभी अप्लाई करेंगे, पता होगा तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान से देखते रहिए। इसमें क्या बोलता है कॉची सीक्वेंस में कि एन के बाद ऐसा एक पॉइंट, ऐसा कोई भी पॉइंट हम ले लें जिससे उसके अगर सब्ट्रैक्शन करें, अगर इसी पॉइंट की हम बात नहीं कर, अगर इस पॉइंट पर हम भी लिए होते, इस पॉइंट पर भी लिए होते, तो यह जो वैल्यू होती वह अगर एप्सिलॉन से छोटी हो जाती मॉडुलस की वैल्यू, तभी उस समय हम कहते कि यह एक कॉची सीक्वेंस में आ गया, और कॉची सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस बता देता। और एप्सिलॉन जो होता है वह बहुत छोटी वैल्यू होती है, जीरो के लगभग समीप होती है, यह तो हम पहले ही बता चुके हैं। तो इसी को हम कहते हैं कॉची सीक्वेंस। अब चलिए इसका जितना हो सकता था सब कुछ समझा दिए, अब चलिए इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले हम थोड़ी छोटी सी चीजें भूल गए थे बताना, उन्हें भी सुन लीजिए। देखिए यहां पर हमने क्या बोला, एन और एम, ठीक है। देखिए यहां जरूरी नहीं है, अब हम ग्राफ में बताए हैं तो ये मत समझ लीजिए कि एम जो है वह एन के बाद ही आएगा, यह जरूरी नहीं है। एम इधर भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है एम, लेकिन यहां पर देखिए डिफिनीशन क्या बोला था, इसको ध्यान से देखिए। क्या बोला था डिफिनीशन की एप्सिलॉन एक हम ऐसा ले लें कि एन जीरो एग्जिस्ट करने लग जाए पॉजिटिव नंबर, जिस पर एन जीरो से बड़ा हम एन और यम लें, जहां से हमारे पास ऐसा कुछ सिचुएशन बनने लग जाए। तो इसी के बेस पर हम देखिए एक ऐसा पॉइंट हमें मिल जाए, एन जीरो जो है वह एक पॉइंट ही समझ लीजिए है, पॉजिटिव नंबर ही है, एक पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट हमें मिल जाए एन जीरो, ठीक है। इस पॉइंट पर, इसी पॉइंट से लेकर कोई भी हम पॉइंट ले लें, कोई भी पॉइंट ले लें और ए एन का डिफरेंस ले लें, ए एन और उस पॉइंट पर जो हमारे पास सीक्वेंस का टर्म आएगा, उस ए एन का उस सीक्वेंस से टर्म हम ले लें, तो उसी टर्म का मॉडुलस वैल्यू लेने पर एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए। यही डिफिनेशन कहता है। और एक चीज देख लीजिए, यहां जो मॉडुलस वैल्यू है, यह मॉड हम क्यों लगाए हैं, इसके लिए भी तो जानना जरूरी है। मॉड इसलिए हम लगाए हैं क्योंकि ए एन के इधर भी हो सकता है टर्म, ए एन के इधर भी हो सकता है टर्म। तो अगर ज्यादा बड़ा हुआ ए एन से, तो उसके लिए भी हम मॉडुलस पॉजिटिव ही लाएंगे, कोशिश करेंगे कि हम पॉजिटिव ही लाएं। इधर आए तो भी हम कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव ही आए। तो इसीलिए हम मॉडुलस ले लिए कि चाहे जिधर से भी हम लें, अगर निगेटिव आने लगा तो हम पॉजिटिव उसे बना ही लेंगे। बात क्लियर हो गई। तो यही था कॉची सीक्वेंस। अब चलिए चलते हैं अपने एग्जाम्पल पर, ध्यान से बने रहिए। तो चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल जो कहता है, हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस में भी इसी एग्जाम्पल को लिए थे, और वहां पर हमने दिखाया था कि जो 1/n सीक्वेंस बनता है, यह सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है। अब हम यहां यह दिखाने जा रहे हैं कि जो 1/n सीक्वेंस है, वह सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस भी होता है। यहां सीक्वेंस है, ठीक है। अब चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान है, सेम वैसे ही चलेंगे सब कुछ। देखिए क्या कहता है, पहले तो हम क्या कर रहे हैं, सपोज कर लीजिए लेट
1/n जो हमारे पास है यह एक सीक्वेंस है जिसे हम an से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए an जो nth टर्म होगा वह क्या होगा, 1/n होगा। यह बात तो समझ में आ ही रही होगी। अब हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज, देखिए यहां जो डिफिनीशन दिया है उसी के बेस पे हम चलेंगे। तो डिफिनीशन में क्या बोला था कि इफ फॉर एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n0 पॉजिटिव नंबर। अब पॉजिटिव नंबर जो यहां बोला है, यहां पॉजिटिव ना लिखकर यहां लिख देते हैं पॉजिटिव नेचुरल नंबर, या फिर ऐसे लिख दें नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव होता ही है। यहां पर देखिए ध्यान सुन लीजिए, ये पॉजिटिव नंबर नहीं है, यह नेचुरल नंबर है। क्योंकि पॉजिटिव नंबर में तो सभी पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे, इंटीजर, रेशनल, सभी चीजें आ जाएंगी। यहां पर लिख लीजिएगा कि नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर n0 के हम बारे में बात करेंगे। तो हमें क्या बोला है, जो हमारे पास डिफिनेशन बोला है उसी के बेस पे चलिए। तो फॉर एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, तो लेट अस सपोज, लेट कर लेते हैं, लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो देन हमने आर्किमिडियन जो उसमें हमने यूज किया था आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, उसी को यहां पर भी यूज करेंगे। देन देयर इज अ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर के या n0 बात एक ही है, बस नेचुरल नंबर हम एग्जिस्ट करा रहे हैं, चाहे जैसे भी n0 लिख लीजिए, k लिख लीजिए, m लिख लीजिए, बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यह नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब देखिए के सच दैट कुछ ऐसे एग्जिस्ट करेगा, सच दैट कुछ ऐसे एग्जिस्ट करेगा कि 2/k इज लेस देन एप्सिलॉन होगा। के कुछ ऐसे एग्जिस्ट करेगा कि 2/k कर दें तो वह एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। यही हमारा आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से आया था, उसमें भी हमने देखा था कि एप्सिलॉन तो एक ऐसा है जो 0 से बड़ा है, और वहां एक नेचुरल नंबर के कुछ ऐसे एग्जिस्ट करने लग गया था कि 2/k जो होता है वह एप्सिलॉन से छोटा हो जाता है। अब इसी के बेस पे हम यह प्रूव कर देंगे कि यह एप्सिलॉन से छोटा बनाएगा सीक्वेंस, तो यह कॉची सीक्वेंस बन जाएगा। अब चलिए देखिए, आगे चलिए देखिए तब क्या होता है, यह ऐसे हो गया। देन अब हम क्या करते हैं, nth टर्म मिल गया, mth टर्म अब निकाल लीजिए। तो mth टर्म जब हम निकालेंगे तो 1/m आएगा। अब क्या करेंगे, सीधे आइए अपने डिफिनीशन पे। इतना चीजें तो हमने बोल दिया कि ये है एप्सिलॉन, यहां से मिल गया, n0 k की वैल्यू हमें यहां से मिल गई, ठीक है। k या n0 बात एक ही है, हमने बोल दिया। अब देखिए आगे चलिए, तो हम क्या करते हैं, सीधे इस पर आते हैं, an-am, इसी को प्रूव करना है कि यह एप्सिलॉन से छोटा है, ठीक है। तो अब चलिए देखिए प्रूव करते हैं। यहां पर भी मॉडुलस वैल्यू लगाइए, an की वैल्यू 1/n माइनस am की वैल्यू 1/m हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करिए। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास ऐसा करें कि ध्यान से देखिए, हमें प्रूव करना है कि एप्सिलॉन से छोटा है, और इसी टर्म में ही हमें यूज भी करना है। तो ऐसा कुछ करते हैं कि ध्यान से देखिए, इसको हम ऐसे लिख दीजिए, अगर इसका मॉडुलस एक्सपेंड करें तो क्या होगा हमारे पास, इसका मॉडुलस अगर एक्सपेंड करें तो लेस देन और इक्वल तो लग ही जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 1/, अगर हम ध्यान से देखें तो यह 1/n प्लस 1/m से छोटा वैल्यू आएगा ना, छोटा वैल्यू या इसके इक्वल इसकी वैल्यू आएगी। जो इनइक्वालिटी जो हमने क्लास 12 या क्लास 11 में हमने पढ़ा था, उसी चीज को हमने यहां अप्लाई कर दिया। अब यह लेस देन और इक्वल हो गया। अब देखिए हमने क्या बोला कि वहां एक ऐसा के एग्जिस्ट करने लग जाए, के एक ऐसा एग्जिस्ट करने लग जाए, देखिए यही तो के है, के एक ऐसा एग्जिस्ट करने लग जाए कि उससे दो बड़े नंबर के टर्म का सब्ट्रैक्शन करें और उसका मॉडुलस वैल्यू ले लें, तो वह एप्सिलॉन से छोटा हो जाना चाहिए। फिर से सुनिए, के एक ऐसा एग्जिस्ट करे कि उससे बड़े दो नंबर का टर्म का सब्ट्रैक्शन ले लें, तो उसका मॉडुलस वैल्यू लेने पर वह एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए। तो बस उसी को हम यहां यूज करेंगे।
अब हम के अगर एक ऐसा ले लें, ठीक है, तो के हमने तो पहले ही भाई यहां एग्जिस्ट करा दिया है उस आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से। तो अगर ध्यान से देखें तो अगर 1 के से बड़ा वैल्यू चाहिए, अगर 1 के लिए अगर हम यहां पर एक चीज और मिस कर गए थे, ध्यान से देखिए, यहां ग्रेटर और इक्वल का भी साइन लगता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम के की यन के जहां पर के ले लिए, यम के जहां पर भी के ले लिए, तो 2/k आ जाएगा, वह भी एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। और इसको अगर हम के से बड़ा भी वैल्यू ले लें, यन और यम का वैल्यू के से बड़ा भी ले लें, तो वह भी एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। अब देखिए क्यों होगा, यह भी बात समझिए, ध्यान से देखिए। फॉर एनी एन एम कामा एन इज ग्रेटर देन के, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल भी कर लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए ध्यान से फिर से सुनिए, इतना हमने प्रूव कर दिया, यही हमारा आंसर है। एग्जाम में अगर आया तो ये इतना ही लिखेंगे, लेकिन ये चीज कहां से आई, इसको यहां पर फिर से समझिए। अगर 1/n है और 1/m है, एडिशन में है, n के जहां पर के लिखे, m के जहां पर के लिखे, तो क्या आएगा, 2/k आ जाएगा, जो कि लेस देन एप्सिलॉन है। तो यहां तो यह प्रूव कर दिए। अगर के ना हो, यन और यम जो है वह के इक्वल ना हो, बड़ा हो उससे, तो अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है 1/k, ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें तो अगर हम 1/k से, मतलब जो के हमारा है उससे बड़ा अगर कोई टर्म लें तो वह इससे छोटा हो जाएगा। जैसे 1/k + 1 अगर हम ले लें, तो बात समझ में आ रही ना, कि अगर 1/k से बाद वाला टर्म हम ले लें तो 1/k + 1 से वह छोटा हो जाएगा, मतलब ये वाला टर्म इससे बड़ा हो जाएगा। यह बात समझ में आ रही है। तो अब अगर ऐसे ही यहां पर हम लिए 1/m + 1/n, जो कि k से बड़ा है यहां यम और यन, तो यह जब ये दोनों अलग अलग छोटे हो रहे हैं 1/k से, तो इनका सम भी 2/k से छोटा हो जाएगा ना। बात समझ में आ रही ना। तो इसीलिए यहां पर एप्सिलॉन से यहां छोटा प्रूव करके दिखा दिया हमने। तो ऐसे ही ध्यान से देखिए कॉची सीक्वेंस क्या होता है, यहां सब कुछ बता दिए। बस यहां लिख लीजिएगा कि यह नेचुरल नंबर होता है, n0, यह नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है। और am क्या होता है, कोई टर्म होता है, nth और mth टर्म, और यहां पर क्या होता है वह भी समझा दिए। और कन्वर्जेंट सीक्वेंस से कैसे रिलेटेड है यह भी हमने दिखा दिया, कि कॉची सीक्वेंस क्यों आता है इसके बारे में भी हमने समझा दिया, कि कॉची सीक्वेंस से कन्वर्जेंट सीक्वेंस को एक से कैसे हम मिलाए इसको भी हमने दिखाया। यहां पर देखिए तो यल का कैसे यूज किया गया है यह भी दिखाया, यम का कैसे यूज कर दिया गया यह भी दिखाया, एप्सिलॉन क्या होता है यह भी हमने बताया। एक एग्जाम्पल लेकर कॉची सीक्वेंस को बहुत ही अच्छे से हमने समझा दिया, इतना आसान शब्दों में। तो अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कॉची सीक्वेंस के बेस पर एक थ्योरम के बारे में, जिसका नाम है एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, यानी कि सभी कॉची सीक्वेंस जो होते हैं वो कन्वर्जेंट होते हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ आप सबको यह वीडियो समझ में आया या नहीं। ऐसे ढेर सारे वीडियोज के लिए, इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।